हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वांगशन वर्ल्ड। तो आप सब कैसे हैं? मैं आपके लिए वांगशन फ़ैन फ़िक्शन की न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। आई नो गाइस, मैं थोड़ा लेट हूँ स्टोरी अपलोड करने में, बट आप तो समझते ही होगे ना, प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में होती है। तो गाइस, बहुत लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू लव स्टोरी। और ये वांगशन फ़ैन फ़िक्शन मैंने एक कोरियन ड्रामा से लिया है। ये स्टोरी बहुत अच्छी है गाइस, प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा इसे। और आपको जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम सुनते हैं वांगशन न्यू फैन फिक्शन। इस एपिसोड में हम ये देखते हैं कि लेंजन और वेइंग कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और मैडम यू की फैमिली उन दोनों से बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि मैडम यू ने वेइंग के सारे शेयर्स अपने नाम कर दिए थे, उनके वेइंग के नाम कर दिए थे और उनकी कंपनी का चेयरमैन पर्सन भी वेइंग को ही चुना था। लेकिन इस बात से मैडम यू का बड़ा बेटा वैन रूहान और मैडम यू की बेटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अपने शेयर्स वेइंग के नाम कर दिए थे। मैडम यू की फैमिली एक रूम में बैठकर बातें करती है। मैडम यू की बेटी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि मॉम हमारे साथ ऐसा कैसा कर सकती हैं, हमें वेइंग के ऊपर लीगली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वैन रूहान अपनी बहन को मना कर देता है। वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मॉम ने हमें जितनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना था वो हमें मिल चुका है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमें कुछ मिलने वाला है। तभी वैन रूहान अपने पास सीन को याद करता है जहाँ पर वैन रूहान ने कोई गलती कर दी थी और मैडम यू उसे काफ़ी डांट रही थी, और इस बात को लेकर वैन रूहान को काफ़ी बुरा लगा था। फिर हम वेइंग और लेंजन को देखते हैं। वेइंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है और वह लेंजन को कह रहा होता है कि कल रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, इसलिए मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसे सीरियसली मत लेना प्लीज़। मेरे मुंह में जो आया मैंने वो बस बोल दिया था। और फिर वेइंग अपने माइंड को राइट डायरेक्शन में लाने के लिए लेंजन को सॉन्ग लगाने के लिए कहता है। तो लेंजन सॉन्ग लगाता है, लेकिन वो सारे शादी के सॉन्ग होते हैं। ये सॉन्ग सुनकर वेइंग काफ़ी इरिटेट हो जाता है और वो उससे सॉन्ग्स को बंद करवा देता है। उसके बाद वेइंग सोचते हुए कार में सो जाता है। लेंजन को ये पता चलता है कि वेइंग सो गया, तो लेंजन भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लेंजन उसके घर पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। लेंजन वेइंग को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन वो वेइंग की ओर देखता रहता है। फिर उसे आइडिया आता है कि वो अपनी कार का ब्रेक ज़ोर से मारता है, तो गाड़ी के धक्का लगने से वेइंग की आंखें खुल जाती हैं, मतलब वो नींद से जाग आता है। वेइंग की अचानक से आंखें खुलती है तो वो लेंजन को कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। फिर वो वेइंग वहाँ से चला जाता है। लेंजन देखता है कि वो अपना लेटर अपनी गाड़ी में ही भूल गया है। वो लेटर मैडम यू का था जो वेइंग के लिए लिखा हुआ था। तो फिर लेंजन वेइंग के पीछे पीछे वो लेटर देने के लिए जाता है, लेकिन वेइंग ऑलरेडी घर के अंदर जा चुका था और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और लेंजन वेइंग का गुस्सा देखकर वहाँ से चला आता है। लेंजन के जाने के बाद वेइंग के पास शुयांग आता है और वो वेइंग को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वेइंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जिसने भी मैडम यू को मारा है मैं उसे पकड़ ही लूँगा। शुयांग कहता है कि ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो वेइंग कहता है कि इस टाइम मेरे पास लेंजन है, वो मुझे बहुत बार प्रोटेक्ट कर चुका है, तो वो मेरी हेल्प करेगा। तो शुयांग कहता है कि क्या तुम्हें उसे प्यार हो गया है, और वैसे भी तुम तो सिर्फ उसके साथ एक बार ब्लाइंड डेट पर गए थे, क्या तुम इतना बदल गए हो। तो वेइंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, तो मैं उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर हम लेंजन और उसके सेक्रेटरी मिस्टर पार्क को देखते हैं। मिस्टर पार्क लेंजन से पूछ रहा होता है कि क्या कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। तो लेंजन उसे बताने लगता है कि वेइंग ने आज मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यह सुनकर मिस्टर पार्क काफ़ी चौंक जाते हैं और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल फिल्मी के सीन के जैसा हो गया। और फिर वो उसे बॉडीगार्ड की फिल्म के बारे में बताता है, जिससे कि लेंजन काफ़ी इरिटेट हो जाता है और वो मिस्टर पार्क को धक्का देकर दूर कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि शुयांग वेइंग को कहता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, लेकिन वेइंग उसे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम घर जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और तभी वो एक आर्टिकल के बारे में पढ़ता है जिसमें यह बताया हुआ था कि वेइंग ने किस तरह
लैंजन को प्रपोज़ किया। फिर हम लैंजन को देखते हैं, वहाँ पर म्यान आ जाती है क्योंकि उसने भी वो आर्टिकल देख लिया था और वो लैंजन को कह रही होती है कि क्या ये बात सच है, लेकिन लैंजन उसकी बात पर बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता और वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी उसके पास वेइंग का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर लैंजन वेइंग से मिलने के लिए चला जाता है, तो वेइंग को मिलने के लिए लैंजन जल्दी से जाता है, तो म्यान को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि वेइंग लैंजन को कह रहा होता है कि तुमने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो बहुत ही मुझे ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। तो लैंजन कहता है कि वहाँ पर और भी तो लड़के थे, तुमने उन्हें छोड़कर मुझे प्रपोज़ किया, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं तुम्हारा प्रपोज़ल रिजेक्ट ही करूँगा। और तुम्हें ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हें सच में चाहता हो और तुम्हारे पास रहना चाहता हो और तुम्हारे साथ शादी करने में इंटरेस्टेड हो, और वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मेरी इसमें क्या गलती? ये बात सुनकर वेइंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर दुनिया में तुम एक अकेले लड़के हुए, लास्ट लड़के हुए, तो मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। ये बोलकर वहाँ से वेइंग चला आता है, लेकिन लैंजन उसे रोक लेता और कहता है कि अगर फिर से किसी ने तुम्हारे ऊपर एसिड गिराने की कोशिश की, तो मैं हर बार के लिए तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। फिर लैंजन वेइंग को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में वेइंग बहुत ज़्यादा सैड होता है कि अब उसकी लाइफ में उसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। सब उसे छोड़कर जा चुके हैं और उसकी बातें सुनकर लैंजन भी उसकी सैडनेस को फील कर रहा होता है। और फिर वेइंग को नींद आ जाती है और कुछ पल के लिए लैंजन वेइंग को देखता रहता है, लेकिन फिर लैंजन अपने होश में आ जाता है और जो लेटर मैडम यू का था, वो लेटर लैंजन वेइंग के जैकेट में डाल देता है और उसे सेफली घर छोड़ देता है। फिर वेइंग अपने रूम में वो मैडम यू का लेटर पढ़ता है। उसे पढ़कर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हम वेइंग को देखते हैं। वेइंग मैडम यू की फैमिली के पास जाता है और उन्हें कहते हैं कि मैं मैडम यू का पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैडम यू की फैमिली उसे मना कर देती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मैडम यू का फ्यूनरल ख़त्म हो जाता है। फिर हम एक पास्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर लैंजन इंसान होता है और वहाँ पर सभी लोग उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और वह रियलिटी में हम देखते हैं कि लैंजन ये ड्रीम देख रहा होता है और फिर वो मिस्टर पार्क को कहता है कि मैंने फिर से वही सपना देखा जिसमें कि मैं इंसान था, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता चल पाया है कि मेरा नाम क्या था, और इसी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स भी नहीं मिले। तो फिर मिस्टर पार्क कहता है कि लेकिन बिना पावर के भी तो आप इंसान ही हो, मतलब कि आप भी मेरी तरह बूढ़े होने वाले हैं। तो लैंजन को मिरर में देखकर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा नहीं होने वाला। लेकिन अपने बूढ़ा होने की खबर को सुनकर लैंजन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद लैंजन वेइंग को कॉल करता है। फिर हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं और लैंजन वेइंग को उसका हाथ देने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वेइंग अपना हाथ उसे नहीं देता और कहता है कि पब्लिक में तुम मेरा हाथ पकड़कर नहीं चल सकते, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होगा। तो लैंजन उसे कहने लगता है कि बिना पावर्स के मैं इंसान ही हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह बूढ़ा हो जाऊँगा। ये सुनकर वेइंग उसे अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं देता। लैंजन और वेइंग के ऑफिस जा रहे होते हैं, लेकिन लैंजन वेइंग का बार बार हाथ पकड़ना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, वो अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन वेइंग अपना हाथ उसे नहीं पकड़ने देता। फिर वेइंग अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि मैडम यू ने मेरे लिए जो ब्लाइंड डेट सेलेक्ट की थी, मैं उसके साथ ब्लाइंड डेट के लिए वापस जाऊंगी और इस बार आप सही एड्रेस लिख लेना। मैं नहीं चाहता कि मैं एक और बार गलती कर बैठूं। वेइंग की सेक्रेटरी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है इस बार नहीं होगा। वेइंग अपने ऑफिस में होता है और लैंजन भी उसके साथ होता है। वो सोच रहा होता है कि मैडम यू को मारने के लिए उनके पीछे किसका हाथ हो सकता है। फिर वेइंग अपने लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि किसी ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हटा दी है, मतलब उसे डिलीट कर दी है। वेइंग को वहाँ कोई क्लू नहीं मिला होता। फिर लैंजन वेइंग को कहता है कि क्या तुमने अपने खूनी का चेहरा कभी देखा है? शायद मैडम यू को मारने के लिए उसका भी हाथ हो सकता है। तो वेइंग कहता है हाँ, ये भी हो सकता है। फिर वेइंग कहता है कि हाँ, मैंने उस रात उसका चेहरा देखा था। तो लैंजन कहता है कि मैं हाँ उसके पास तुम्हें ले जा सकता हूँ, तो तुम्हारा हाथ दो। फिर वेइंग कुछ सोचता है। फिर सोचने के बाद
वेइंग अपना हाथ लेंजन को दे देता है। लेंजन वेइंग का हाथ पकड़ लेता है और लेंजन अपनी पावर से वेइंग के स्टोर रूम में चला जाता है। वो उस खूनी के पास नहीं जाता क्योंकि उस खूनी ने अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था, इसलिए वो लेंजन उसके पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन लेंजन को ये पता नहीं होता, ना ही वेइंग को। वो स्टोर रूम में ऐसी जगह होते हैं तो लेंजन और वेइंग काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। वेइंग काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा होता है लेंजन को इतने पास को देखकर। फिर वेइंग कहता है चलो यहाँ से जल्दी, कोई हमें यहाँ देख लेगा। फिर लेंजन अपनी पावर से बाहर आ जाता है किसी गार्डन में। फिर वेइंग लेंजन को धक्का मारता है और कहता है तुम्हारे पावर्स भी तुम्हारी तरह यूजलेस हैं। लेंजन अपने पावर्स के बिना रोड पर चलते हुए जा रहा था। वहीं पर कुछ गुंडे लेंजन को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लेंजन के पास पावर नहीं होती तो वो गुंडों का सामना नहीं कर पाता। फिर उनमें से एक गुंडे ने लेंजन के सर पर मारा और लेंजन के सर से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ वेइंग पहुँच जाता है। वेइंग भी उन गुंडों से बचाने के लिए लेंजन की मदद करता है। वेइंग जल्दी से लेंजन को अपना हाथ पकड़ाता है ताकि लेंजन अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके। लेंजन फिर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उन गुंडों की खूब पिटाई करता है। वो गुंडे लेंजन से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वेइंग कहता है कि हमें इनकी रिपोर्ट करनी चाहिए, तो लेंजन कहता है फ़िलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेंजन और वेइंग वहाँ से चले आते हैं। लेंजन के सर पर बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। वेइंग ये देखता है तो लेंजन को एक जगह बिठा लेता है और फिर उसकी ड्रेसिंग करता है। फिर लेंजन कहता है तुम मेरी इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब नहीं, चाहे मैं बूढ़ा होकर मर जाऊं। फिर वेइंग कहता है तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? दिख नहीं रहा मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर रहा हूँ? तुम्हारे सर में चोट लगी है फिर भी तुम इतने ज़्यादा बोलते जा रहे हो। फिर लेंजन वेइंग की बात सुनकर चुप हो जाता है। लेंजन सिर्फ वेइंग को देखता रहता है। लेंजन वेइंग को देखकर सोच रहा होता है कि इंसान भी बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। अच्छा है कि हम डीमंस इस तरह की फीलिंग्स नहीं रखते। वेइंग लेंजन की ड्रेसिंग करके वहाँ से चला जाता है। फिर लेंजन अपने हार्ट पर हाथ रखता है और सोचने लगता है कि मेरा हार्ट इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। वेइंग के अलावा भी तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन वेइंग के आते ही ऐसा मेरे साथ क्यों होने लगता है। लेंजन किसी तरह से ही अपने हार्ट बीट को धीरे करता है। फिर लेंजन अपने आप से कहता है आखिर मुझे क्या हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्यान म्यान स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है और परफॉर्म करते हुए उसका तलवार से थोड़ा हाथ में कट लग जाता है। तो मिस्टर पार्क म्यान म्यान के लिए फर्स्ट एड लेकर आता है और म्यान म्यान उससे कहती है कि क्या लेंजन और वेइंग के बीच कुछ चल रहा है। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें तो पता ही है ना, लेंजन का हार्ट स्टील का बना हुआ है। तुम 20 सालों से उसके पीछे पड़ी हुई हो, तब भी लेंजन तुम्हें उस नज़रों से नहीं देखता, तो उनके बीच तो क्या ही चलेगा। तो म्यान म्यान कहती है कि लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी चिंता हो रही है। क्या बॉडीगार्ड बनने के अलावा लेंजन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मिस्टर पार्क म्यान म्यान से कहता है नहीं, उनके पास ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर हम लेंजन को देखते हैं। वो कह रहा होता है कि आखिर मुझे क्या हो गया था वेइंग को देखने से, कहीं ये सब कुछ उस टैटू की वजह से नहीं है। फिर हम वेइंग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि पहले तो लेंजन मेरा हाथ पकड़ने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन अब ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे कि मैं एडजस्ट ही नहीं करता। आखिर मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मामला है क्या। उसके बाद वेइंग रेडी होकर लेंजन के सावल फाउंडेशन में आ जाता है और वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स को देखने लगता है और कह रहा होता है कि अगर लेंजन ने मुझे देखकर खुश हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे वो पसंद करने लगा है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मुझसे वो लेंजन अपसेट है। तभी वेइंग को लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है, तो जल्दी से वेइंग अपनी स्प्रे गन को निकाल लेता है, लेकिन पीछे म्यान म्यान होती है और वो म्यान म्यान भी अपनी तलवार तानी हुई होती है। फिर म्यान म्यान वेइंग से कहती है कि तुम कौन हो, लेकिन म्यान म्यान पहचान जाती है कि वो वेइंग ही है। फिर भी म्यान म्यान वेइंग से पूछती है कि वो कौन है। फिर म्यान म्यान कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना। तो वेइंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो म्यान म्यान कहती है कि इतनी बड़ी स्टार हूँ, आखिर तुमने मुझे कैसे नहीं पहचाना। फिर म्यान म्यान उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वेइंग कहता है कि मैं लेंजन से मिलने आया हूँ। फिर म्यान म्यान कहती है कि यहाँ आउटसाइडर अलाउड नहीं है इस टाइम। तो वेइंग कहता है कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ और लेंजन के साथ मेरा एक स्पेशल रिलेशन है। यह बोलकर
वेइंग लेंजन के ऑफिस में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लेंजन शावर ले रहा होता है और वेइंग लेंजन की बुक्स को देखकर कह रहा होता है कि लेंजन को ऐसा देखकर लगता नहीं कि वो रीडिंग करता होगा। ये बुक्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? और फिर वो क्लॉक वॉचेस को देखता है और ये देखकर भी काफ़ी चौंक जाता है। आखिर इतनी सारी क्लॉक्स का लेंजन क्या करता होगा? और तभी वेइंग की नज़र लेंजन की एक बुक पर पड़ती है जिस पे लिखा हुआ है माई डीमन। वेइंग वो बुक को नीचे उतारने लगता है, इतने में लेंजन वहाँ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी चीज़ों को छेड़ सकते हो? और तभी वेइंग देखता है कि लेंजन ने अपनी शर्ट के बटन खोले हुए होते हैं और लेंजन के एब्स देखकर वो टर्न कर देता है और तभी वहाँ म्यान म्यान आ जाती है। लेंजन म्यान म्यान के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? म्यान म्यान वेइंग को वहाँ देखकर लेंजन के साथ बहुत फ्लर्टी सा बिहेव करती है और उसे बेबी कहती है और कहती है कि तुमने अपने शर्ट के बटन क्यों खोले हुए हैं? मैंने तुमसे कहा है ना मेरे अलावा कोई दूसरा तुम्हारे सामने आए तो ऐसे मत घूमना और किसी का भी दिल तुम्हारे ऊपर आ सकता है। फिर लेंजन म्यान म्यान को अपने से दूर करता है और कहता है कि अपने बिहेव में रहो। फिर म्यान म्यान कहती है कि तुम मुझे थोड़ी देर बाद मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलकर म्यान म्यान वहाँ से चली जाती है। म्यान म्यान के जाने के बाद वेइंग लेंजन से पूछता है कि वो लड़की कौन है? तो लेंजन कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना? तो वेइंग कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक दूसरे को मार ही डाला था, इसलिए मैं ऐसे ही जाना चाहता था। लेकिन लेंजन कुछ नहीं बोलता। फिर वेइंग कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो लेंजन कहता है नहीं। तो वेइंग कहता है कि क्या फिर तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? तो लेंजन कहता है कि भला मुझे तुमसे अच्छे से बात क्यों करनी चाहिए? फिर लेंजन कहता है क्या तुम मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते हो? फिर वेइंग कहता है नहीं, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। यह बोलकर वेइंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन वेइंग के जाने के बाद लेंजन मिस्टर पार्क को कॉल करता है और कहता है कि वेइंग घर जा रहा है तो मेक श्योर वो सेफली घर पहुँच जाना चाहिए। फिर हम मैडम यू के ग्रैंडसन को देखते हैं जिसका नाम वेंचो था। वेंचो अपने डॉक्टर से मिल रहा होता है और डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी कंडीशन पहले से काफ़ी सही है, लेकिन इस चीज़ को इतना भी नॉर्मल मत लेना। तो वेंचो कहता है कि नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, इससे पहले मैंने एक आदमी को मार दिया है। यह सुनकर डॉक्टर काफ़ी चौंक जाता है। वेंचो वहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर उसके पीछे से कह देता है ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल है। फिर हम वैन रूहान को देखते हैं, अपने लोगों को कह रहा होता है कि अब जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है जिसमें डिसाइड होगा कि चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन बनने वाला है, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। लेकिन वो सब कहते हैं कि मैडम यू ने सब कुछ वेइंग को दे दिया है और वो चाहती है कि वेइंग ही चेयरपर्सन बने, तो आपको सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर वैन रूहान कहता है कि क्या तुम भूल गए तुमने ओडी टीम को बंद करवाने के लिए पैसे लिए थे? तो वो कहते हैं कि ये सब तो कुछ हमने आपके कहने पर किया था। तो वैन रूहान कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुमने सब कुछ मेरे कहने पे किया था? वैन रूहान इस बात के लिए सबको ब्लैकमेल करता है। फिर हम वैन चाओ को देखते हैं जो कि उसी डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं पागल हूँ। फिर हम वैन रूहान को देखते हैं जो कि घर पहुँचता है और वो देखता है कि वैन चाओ भी घर आ जाता है और वो वैन चाओ से पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो वैन चाओ कहता है कि बिल्कुल ठीक, और तभी उसकी शर्ट पर ब्लड लगा हुआ देख लेता है, लेकिन वैन रूहान कुछ नहीं बोलता। वैन चाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं वैन रूहान की वाइफ ये सोच रही होती है कि उस मैडम यू ने गलत मेडिसिन ले ली थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तभी वैन रूहान उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वैन चाओ आजकल क्या कर रहा है? तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती कि वो क्या कर रहा है। फिर वैन रूहान अपनी वाइफ से कहता है कि तुम तो किसी काम की नहीं हो। फिर हम वेइंग को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेस को देख रहा होता है जो कि उसने उस दिन पहनी थी जिस दिन लेंजन को अपना डेट समझ लिया था, लेकिन वो ड्रेस वो डस्टबिन में डाल देता है। वहीं लेंजन को देखते हैं जो कि म्यान म्यान का परफॉर्मेंस देख रहा होता है, लेकिन वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाने के बाद म्यान म्यान लेंजन से पूछती है कि मैंने कैसा किया? तो लेंजन कहता है कि काफ़ी अच्छा। फिर म्यान म्यान कहती है कि मैंने तो बहुत सारी गलतियाँ की है। तो लेंजन कहता है कि ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम ढंग से करना। ऐसा बोलकर लेंजन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो किलर लॉकर में उसी वीडियो फुटेज को छोड़ देता है
जो कि उसने लैंजन और वेइंग की बनाई थी। और फिर अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि मैंने वो लॉकर में चीज़ रख दी है। फिर हम किलर के बॉस को देखते हैं, वो वीडियो फुटेज को देख रहा होता है। ये देखने के बाद वो किलर से मैसेज पर बात करके कहता है कि इस फुटेज में तो कुछ भी नहीं है। तो वो किलर उसे कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, उसने काफ़ी बुरी तरह से मेरे सामने उन लोगों को पीटा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लैंजन और वेइंग को देखते हैं। लैंजन वेइंग को ऑफिस लेकर जाता है, लेकिन वेइंग लैंजन के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता और वो अपने बिना कुछ कहे अपने ऑफिस में बैठ जाता है और लैंजन भी बाहर बैठ जाता है। और उसके पास वेइंग की एम्प्लॉय आती है और उसे कहती है कि मैंने देखा था कि उस दिन तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन अभी तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी फाइट हुई है। क्या ये सच है? मैं तुम्हारी सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन लैंजन उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उसके चेयर को ऑफिस से ही बाहर कर देता है। फिर लैंजन कॉफ़ी पी रहा होता है और अपने आप से कहता है कि मुझे यहाँ चैन से न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने दे रहा। तभी वहाँ वेइंग की सेक्रेटरी कहती है कि वेइंग बाहर जाने वाले हैं, लेकिन वो अपनी डिवाइस उतार देता है। तभी गुस्से में आकर वेइंग की सेक्रेटरी कहती है कि क्या तुम्हें सुना नहीं, वेइंग बाहर जाने वाले हैं। तो लैंजन कहता है कि हाँ हाँ, मुझे सुन गया। और तभी उनकी कंपनी में एक डिलीवरी मैन आता है, तो वेइंग भी अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है और डिलीवरी मैन वेइंग्स को टच करने वाला होता है, लेकिन शिन उसके ऊपर फाइल्स मार देती है। और तभी वह लैंजन भी आ जाता है और वेइंग को उससे दूर करके कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो वेइंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं शिन कह रही होती है कि मैंने उसे पकड़ लिया। फिर वो तीनों देखते हैं कि वो तो मिस्टर पार्क था। फिर लैंजन और मिस्टर पार्क अकेले में बात करते हैं और लैंजन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिस्टर पार्क कहता है कि तुम काफ़ी सैड लग रहे थे, तो मैं तो बस यहाँ देखने के लिए आया था कि तुम क्या कर रहे हो। तो लैंजन कहता है कि मैं वेइंग से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। मैं फिर से उसके क्लोज आ गया था। और तभी वहाँ वेइंग और शिन आ जाते हैं और वेइंग शिन को पार्क से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। शिन का उससे माफ़ी मांगने का मन तो नहीं था, लेकिन वेइंग के कहने पर वो उससे माफ़ी मांग लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके ऑफिस में रियल किलर भी वेइंग के ऊपर नज़र रखने के लिए आ जाता है। फिर हम वेइंग और बाकी सभी को एक मीटिंग में देखते हैं। उस मीटिंग में मैडम यू की पूरी फैमिली होती है और वहाँ पर वोटिंग होनी होती है, मेरे ग्रुप का चेयरमैन किसे बनाया जाए। वहाँ पर सभी लोग वैन रूहान को वोट करते हैं, जिसकी वजह से वैन रूहान जीत जाता है और वह मेरे ग्रुप का चेयरमैन बन जाता है। फिर मैडम यू की बेटी वेइंग से बात करने के लिए आती है, तो शुयांग उसके आगे आ जाता है। तो मैडम यू की बेटी कहती है कि क्या तुम दो दो बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हो? तो वेइंग शुयांग से कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इससे बात कर सकता हूँ। तो मैडम यू की बेटी वेइंग से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी चेयरमैन नहीं बनने दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों नहीं गंवाना पड़े। और उसके बाद वैन रूहान वेइंग से बात करता। फिर वेइंग वैन रूहान से कहता है कि मैंने फ़िलहाल के लिए मैंने अपनी कंपनी तुम्हारे हवाले कर दी है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो वैन रूहान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें टाइम दे दिया अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए, और तुम शादी कर लो, लेकिन अपनी शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। उसके बाद वैन चाओ वेइंग के पास आता है और उसके हाथ पर टैटू देखता है और कहता है कि तुम्हारा टैटू काफ़ी अच्छा लग रहा है। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर शुयांग वेइंग से पूछता है कि तुमने ये टैटू कब बनवाया? तो वेइंग कहता है कि बस अभी रिसेंटली बनवाया है। तभी लैंजन वेइंग और शुयांग को देखता है और फिर वो उनके पास चला जाता है। तो शुयांग लैंजन से कहता है कि वेइंग ने मुझे बताया कि तुमने उसे काफ़ी बार प्रोटेक्ट किया है, तो मेरे वेइंग का हर बार बचाने के लिए थैंक यू। और उसे कहता है कि तुम आगे भी इसका ऐसे ही ख्याल रखना। तो लैंजन कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर वेइंग शुयांग को कह देता है कि तुम इसकी बातों को माइंड मत करना, ये सभी के साथ ऐसे ही रूड बिहेव करता है। फिर शुयांग वेइंग को कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लैंजन वेइंग को ओटेनी के पास लेकर जाता है और वेइंग उसे वही रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि क्या हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ओटेनी मना कर देता है और कहता है कि इसके लिए हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत है।
उसके बाद लेंजन और वेइंग पुलिस स्टेशन में देखते हैं और पुलिस ऑफिसर्स वेइंग को कहते हैं कि हमने बाइक पर एक आदमी को तो देखा था, लेकिन वो हमारे डेटाबेस से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो वेइंग कहता है कि मुझे लगता है कि किलर को बाहर निकालने के लिए मुझे खुद को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। फिर लेंजन और वेइंग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और लेंजन वेइंग को कहता है कि खुद को यूज़ करने का क्या मतलब था। तो वेइंग कहता है कि मुझे हार्म करने के लिए वो फिर से बाहर ज़रूर आएगा। तो लेंजन कहता है कि वह बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ऐसा करने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो वेइंग लेंजन को कहता है कि वैसे मैं एडमिट करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम काफ़ी अच्छे बॉडीगार्ड हो। यह सुनकर लेंजन स्माइल करता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वेइंग एक डेट पर आता है और ये वही लड़का होता है जिसके साथ मैडम यू ने पहले उसके साथ डेट फिक्स की थी और लेंजन भी वेइंग के साथ होता है, लेकिन वो लड़का काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा होता है और वो वेइंग के साथ काफ़ी टची होने लगता है। तो वेइंग उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम प्रोसिक्यूटर हो। तो वो कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। उसकी बातें सुनकर लेंजन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करता है और फिर वो लड़का ड्रिंक करता है और वेइंग को भी करने के लिए कहता है, लेकिन वेइंग कहता है कि मैं दिन में ड्रिंक नहीं करता। तो वो कहता है कि ठीक है, अगली बार हम रात को मिलेंगे। फिर वो प्रोसिक्यूटर खाने को स्मेल करने लगता है। यह देखकर लेंजन काफ़ी इरिटेट होता है और वो वेइंग के हाथ को पकड़कर पावर का यूज़ करता है, जिससे कि वो प्लेट में जो लॉबस्टर होता है वो जिंदा हो जाता है और उसे उस लड़के की नाक को पकड़ लेता है और उस पर डंक मार देता है। फिर वो लड़का कुछ टाइम के लिए वहाँ से चला जाता है और वेइंग लेंजन को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो लेंजन कहता है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, उसकी बातों से मैं काफ़ी इरिटेट हो गया था। फिर वो लड़का फिर से वापस आता है और वेइंग उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो वो कहता है हाँ। तो वेइंग कहता है कि मैं हमारी मैरिज आज ही रजिस्टर करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो लड़का वेइंग को कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि थोड़ी देर की डेट के बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो वेइंग कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं और लेंजन वेइंग को कहता है कि क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो। तो वेइंग हाँ कहता है, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर है, मुझे प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो लेंजन कहता है कि लेकिन तुम्हें ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। तो वेइंग कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी से भी शादी करूं या फिर नहीं करूं। फिर लेंजन वेइंग को लेकर जाने लगता है और वेइंग अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर कह देता है कि कल मेरी शादी होने वाली है और तुम और लेंजन मेरी शादी का विटनेस होने वाले हो और मेरे लिए एक वेडिंग ड्रेस चूज करो। और तुम्हें रिंग लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैडम यू ने पहले ही 2 रिंग दी हुई है। लेकिन वेइंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो लेंजन वेइंग को कहता है कि तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो। तो वेइंग कहता है कि अगर तुम्हें मेरा फेस नहीं अच्छा लग रहा तो तुम मेरी तरफ देखो ही मत। तो लेंजन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। तभी लेंजन वेइंग को कलाई पकड़ लेता है और वेइंग कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो लेंजन कहता है कि अगर हम उस कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर लेंजन अपनी पावर यूज़ करके वेइंग को एक आदमी के पास लेके आता है और उस किलर की स्केच दिखाकर कहता है कि तुम इस किलर को ढूंढ दो, मैं तुम्हारा बॉस बनने के लिए रेडी हूँ। फिर वो बॉस का आदमी कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ और मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो क्यों करूँ। तो लेंजन उसकी तरफ एक कांच की बोतल फेंक देता है। यह देखकर लेंजन को काफ़ी गुस्सा आता है। जिसने वो बोतल फेंकी थी, लेंजन अपनी पावर का यूज़ करके वो बोतल उसके ऊपर वापस फेंक देता है। यह देखकर वो आदमी काफ़ी घबरा जाता है और वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर लेंजन कहता है कि ये काफ़ी देर हो चुकी है। तो वेइंग कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो लेंजन कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो और फिर लेंजन पावर से वहाँ से कांच की सारी चीज़ें उठाता है और वहाँ उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन यह देखकर वेइंग काफ़ी घबरा जाता है और वेइंग अपने हाथ को लेंजन से छिड़वा लेता है, जिससे कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर रुक जाती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो लेंजन वेइंग को कहता है कि तुमने ये क्यों किया। तो वेइंग कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या। तो लेंजन कहता है कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो।
जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ पूरी तरह ख़राब हो गई है। तुम्हारा मेरी लाइफ में आने से पहले सब कुछ सही चल रहा था। काश तुम मेरी लाइफ में आते ही नहीं। यह सुनकर वेंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो लेंजन को कहता है कि ठीक है, अब सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। अब से तुम फ्री हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो। तो लेंजन भी बहुत गुस्से में आकर कह देता है हाँ ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम वेइंग को देखते हैं जो कि काफ़ी सैड होकर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वेइंग को शिन लेने आती है और वो उसे घर छोड़ देती है, लेकिन वेइंग शिन से बिल्कुल भी बात नहीं करता। फिर हम लेंजन को देखते हैं जो कि म्यान म्यान की परफॉर्मेंस देख रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर हम वेइंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा होता है और तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें देने लगती हैं। तो वो बाहर चेक करने के लिए आता है और तभी वहाँ पर किलर आकर वेइंग को बेहोश कर देता है। और जब वेइंग अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि वह बिल्डिंग पर लटका हुआ होता है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर वेइंग जिस बैल्कनी से लटका हुआ होता है वहाँ पर किलर होता है। जिस कपड़े से वेइंग को लटकाया हुआ था उस कपड़े को वो किलर काटने लगता है। वेइंग बहुत कहता है कि ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे मत मारो, लेकिन किलर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो किलर एक कपड़े के सिरे को काट देता है और दूसरे सिरे को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। वेइंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। वो दूसरा सिरा भी कटने वाला होता है। वो सिरा लगभग कट ही चुका था। वो वेइंग नीचे गिरने लगता है तो इतने में लेंजन वेइंग का हाथ पकड़ लेता है। लेंजन ने एक हाथ से वेइंग को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से बालकनी की ग्रिल को पकड़ा हुआ था। तभी किलर वहाँ पर आ जाता है और लेंजन के दूसरे हाथ पर मारने लगता है ताकि लेंजन वो हाथ ग्रिल से छोड़ दे। वो किलर लगातार लेंजन के हाथ पर मारता रहता है। फिर लेंजन का हाथ उस ग्रिल से छूट जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस इतना ही। इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट वेट करना पड़ेगा। और आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।